अध्याय 9 चैप्टर 9 विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म यानी महिलाएं जाति और सुधार। सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा, बहुत ही हृदय विदारक है और आज के ज़माने में जिसमें हम रह रहे हैं हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यहां पर एक महिला को अपने पति के साथ, उनके प्रति पति की मृत्यु हो गई है, उसके साथ इनको जिंदा जलाया जा रहा है। फिर से बताता हूं, जिंदा जलाया जा रहा है। इसे कहते थे सती प्रथा। और इसीलिए जो वेस्ट से लोग आते थे वो कहते थे कि हिंदुस्तान में जो रीति रिवाज है और यहां जो भी मान्यताएं हैं वो बैरबरिक है, बर्बर है, सैवेज है, खतरनाक है। इस चित्र से आपको पता चल गया होगा कि आजकल का ज़माना अलग है। आजकल क्या है कि जो मिडिल क्लास लड़कियां हैं वो स्कूल जाती हैं, लड़कों के साथ पढ़ती हैं, इसके अलावा वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाती हैं, जॉब्स कर रही हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और शादी कर सकती हैं, मनपसंद युवक से शादी कर सकती हैं, चाहे वो आरिफ शेख हो, चाहे वो अभिषेक तिवारी हो, किसी से भी शादी कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है। सारी औरतें, मैं पहले नाम लेना चाहूंगा इंदिरा गांधी जी का, और तमाम जो हमारे प्रेसिडेंट रहे उसमें महिला भी है। आप मुझे बताएंगे कि कौन सी महिला है जो हमारी प्रेसिडेंट रही है। तो महिला हमारी प्रेसिडेंट भी रही है, प्राइम मिनिस्टर भी रही है। इसका मतलब महिलाओं को बहुत, जो पहले ज़माने में था अब ऐसा नहीं है जो आज हम देखते हैं। लेकिन आपको जान के अचरज होगा, आश्चर्य होगा कि मात्र 200 साल पहले अगर हम चले जाएं, 225 साल मान लीजिए अब, तो आपको सिचुएशन बिल्कुल अलग दिखाई देगी। अलग इसलिए थी कि यही लड़की अगर 200 साल पहले पैदा होती तो पहले तो इसकी बहुत कम उम्र में 6 साल, 7 साल, 8 साल में इसकी शादी करा दी जाती। दूसरा, हो सकता है इनके जो पिता हो मुस्लिम हो, हिंदू हो, नहीं फर्क पड़ता, इनकी बहुत सारी औरतें होती थी, मतलब वाइफ्स। पॉलीगैमी थी, एक आदमी बहुत सारी औरतें रख सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कानून में कुछ नहीं था, तो जितनी भी चाहे औरतें रख सकते थे। इसके अलावा एक बहुत खतरनाक चीज कि ये लड़की जब बड़ी हो गई, या मान लीजिए ये 8 साल की हुई, शादी हो गई और इसका पति है और वो पति का देहांत हो जाता है। इसमें इस बेचारी की तो गलती नहीं है, इसका देहांत हो जाएगा। ये अभी बड़ी भी नहीं हुई है। पति की चिता यानी कि ये लकड़ियां आप देख रहे हैं, पति को यहां लिटाया जाएगा और उसके बाद ये पत्नी चाहे कितने भी साल की हो, लड़की हो या औरत बन चुकी हो, इसको इसके साथ बिठा दिया जाएगा, चाहे फोर्सफुली या उसकी इच्छा पे। क्यों? क्योंकि समाज में यह था कि सती का मतलब यह है, देखिए जो मैं पढ़ाता हूं ना, बताता हूं, वो सब लाइन बाय लाइन ही है। इसको जब देख रहा हूं लाइन बाय लाइन ही बता रहा हूं आपको। सती, इसको मान्यता थी, लोग कहते थे कि वर्चुअस वुमेन, सदाचारी औरत। सदाचारी औरत है, इसको इज्जत दी इसलिए जा रही है क्योंकि भाई ये चाहे ना चाहे, या समाज में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर तुम अपने पति के साथ मरोगी, जलोगी, तो आप सदाचारी हो, नहीं तो आप कुल्टा हो, और जो भी उस जमाने में कहा जाता था। तो विलिंगली या अदरवाइज, चाहे वो कहेगी ठीक है मैं मरना चाहती हूं, मैं जलना चाहती हूं, या फिर उसको जबरदस्ती यहां। और अभी एक आगे आप देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि इन लड़कियों को जब इस पे बिठाया जाता था तो बांध दिया जाता था लकड़ियों से, इन लकड़ियों से, ताकि जैसी आग जले ये भागे ना। आप समझ सकते हैं क्या बैरबरिक सिचुएशन होगी। यही लड़की, इसको कोई एजुकेशन नहीं थी, एजुकेशन तो, शिक्षा तो सोच ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर इस लड़की को आपने पढ़ा दिया तो इसका ये जो पति है वो मर जाएगा। यानी अगर आपने औरतों को पढ़ा दिया, लड़कियों को पढ़ा दिया, तो वो विडो बन जाएगी, इसका मतलब वो विधवा बन जाएगी। सिचुएशन देख रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात कि
औरत और आदमी का डिफरेंस तो था ही। औरतों को माना जाता था कि भाई ये घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी के नाम पे सारे काम कर रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, पति की सेवा कर रही हैं, सास बहू सास वगैरह की सेवा कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। ये तो चल ही रहा था। इसके अलावा एक और चीज़ चल रही थी, बहुत, वो तो सालों से चल रही है। ये तो मैं 200 साल क्या होता, आप मैं आपको 1000 साल पहले ले जाऊं तो भी आपको ये दिखाई देगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमारा समाज आज थोड़ा दबी जबान में है, पहले बिल्कुल मुखर था, पहले बिल्कुल ओपन था कि ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं, संस्कृत जानते हैं, वेद पुराण जानते हैं और सारे रिलीजियस सेरेमनीज में इन्हीं का बोलबाला होता है। उसके बाद क्षत्रिय, ये योद्धा हैं, लड़ते हैं और अपने टेरिटरी को बचाते हैं। तो ये जो दोनों है, ये कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर आते हैं, इनको अपर कास्ट कहा जाता था, उच्च जाति के लोग। इसके बाद वैश्य आते हैं, ये ट्रेडिंग का काम करते हैं, व्यापार का सामान लेना, खरीदना और पैसे देना, मनी लेंडर का काम। उसके बाद सबसे निचले पायदान पे आते हैं शूद्र। शूद्र यानी जिनको हम निम्न जाति सुनते हैं, है ना। मेरे ख्याल से अगर मेरे से पूछा जाए तो कोई निम्न जाति तो होती नहीं है, सब लोग बराबर है। लेकिन जो था वो तो है, था जो है वो है, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। ये जो है शूद्र, और नीचे आ जाइए, इसे थोड़ा और नीचे आइए, ये है अति शूद्र। शूद्र के नीचे भी एक और लाइन है, मतलब ये शूद्र अति शूद्र जो हो गए, ये इतने नीचे हो गए कि इनका काम केवल है कि जो सिटी है, शहर है या फिर गांव है, इसको साफ रखना, क्लीन रखना। चाहे जानवर मर जाए उसको उठाना, किसी ने टट्टी पेशाब की उसको साफ करना, ये सारे काम। और मैला ढोना, सर पे गंदगी उठा के सर पे ढो के जाते थे, हाथ से उठाते थे। नाली अगर गंदी हो गई तो हाथ से गटर में जाके अंदर से साफ कर रहे हैं। ये इनको काम दिया गया था, या फिर काम दिया गया था, मान लिया गया था कि यही काम करेंगे। और फिर जब इनको ये काम दे दिया गया या इन्होंने काम शुरू किया, तो ये जो ऊंची जाति के लोग हैं ये मानते हैं, इन्होंने माना कि ये अगर हमारे आसपास आ गए तो हम लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, पोल्यूट हो जाएंगे। पोल्यूशन मतलब ये आसपास भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये गंदा काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, तो हम लोग के आसपास नहीं आने चाहिए। ना जिस जगह से हम पानी पी रहे हैं वहां से पिए, ना हमारी मंदिरों में आए। तो अपर कास्ट शूद्र, अतिशूद्र, खास तौर पे अतिशूद्रों को ये अछूत मानते थे कि इनका छूना, शरीर पे छूना तो अलग बात है, ये हमारे जहां से हम पानी पी रहे हैं उसको नहीं छू सकते। ये जिस कुएं में हम पानी लेते हैं वहां से, पहले तो कुएं होते थे, नलवल तो नहीं थे, वहां से पानी नहीं ले सकते थे। और जिस तरीके से घेटवाइजेशन होता है, जैसे आज हम मुसलमानों को देखते हैं, मुसलमानों की एक कॉलोनी होगी, गंदी सी कॉलोनी होगी, और एकदम दबा के किसी कोने में इनको छोड़ दिया जाता है, वहीं रहते बेचारे। इसी तरीके से उस जमाने में एक, जिसे मलिन बस्ती कहा जाए, गंदी बस्ती कहा जाए, छोटी बस्ती कहा जाए, ये बेचारे एकदम, चाहे आप गांव ले लें या शहर ले लें, एकदम कोने में इनको घेटवाइज्ड या फिर मार्जिनलाइज्ड, हास्याकरण हो जाता था इनका। ना ये पानी ले सकते थे जहां से उच्च जाति के लोग पानी ले रहे हैं, ना वो नहा सकते थे जहां पर उच्च जाति के लोग नहा रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में तो तालाब में नहाते थे। एक तरीके से इनको इंफीरियर ह्यूमन बींग्स, यानी इंफीरियर, अब मैं क्या हूं, निम्न जाति का तो शब्द यूज कर लिया, इससे इंफीरियर क्या होगा, यह माना जाता था। इस चित्र में आप ये विवरण जो देख रहे हैं, यहां पर आदमियों के हिसाब से दिखाया जा रहा है कि इनकी क्या क्या लेवल थी। और यह चित्र यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उच्च जाति निम्न जातियों के साथ बिहेव करती थी, और ये कैसे बैठे हुए, उकड़ू बैठे हुए हैं, और यहां पर ये इनको आदेश दे रहे हैं, और जो भला बुरा कह रहे होंगे। अब जो बातें आपने सुनी, आपको बड़ा हृदय विदारक लगा होगा कि यार बताओ, ये सब चलता है हिंदुस्तान में, कहाँ हम लोग मार्स और स्पेस और इसकी जाने की बात कर रहे हैं, और ये सब चल रहा है गांव में अभी भी है, मान के चलिए। लेकिन जब गलत चीजें होती है ना, तो उसको सुधार करने के लिए ऊपर वाला किसी न किसी को भेजता है। ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा नाम है राजा राम मोहन रॉय। ये राय नहीं है, रॉय है। राजा इसलिए क्योंकि ये राजशाही परिवार से आते थे। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने जो काम किया, इन्होंने जो शुरुआत की, वो आगे लोगों ने बढ़ाया, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आज हम सोच भी नहीं सकते, वो जमाने में उन लड़कियों के साथ, उन गरीबों के साथ, उन निम्न जाति, मतलब सो कॉल्ड निम्न जातियों के साथ होता था, आज वो नहीं होता है। राइट। तो शुरुआत यहां से हुई कि जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, मतलब 1800 से ऊपर आ जाइए,
यहां पर जो भी हिंदुस्तान के सोशल कस्टम है, यानी हमारी जो मान्यताएं हैं और जो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाज है, कल्चर हो गया, रीति रिवाज हो गया, इन सब के बारे में बात करना शुरू हुआ। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि नए नए कम्युनिकेशन यानी संचार के नए नए माध्यम आने लगे थे। ऐसे लोग जो समझ रहे थे, जान रहे थे कि जो चीजें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, और वो लोग जो ये मान रहे थे कि वो लिख नहीं सकते थे, मतलब उनको लग तो रहा था कि समाज में चीजें गलत हैं अभी भी, तो ऐसे लोग, कई समाज सुधारक या कई लोग बुक्स के जरिए, न्यूज़पेपर, किताबें मतलब न्यूज़पेपर मतलब जो आपका अखबार आता है, मैगजीन्स, लीफलेट जिसे हम फ्लायर्स कहते हैं, पर्चे, लीफलेट्स, पैम्पलेट्स, वही बात हो गई, इसके जरिए ये प्रिंट होने लगे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ज़माने में क्या होता था, मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, हाथ से लिखी जाती थी, एक या दो आदमी के पास दी जाती थी और हस्तलिखित होती थी, इसको पांडुलिपि कहते हैं, और बड़ी बड़ी नाजुक होती थी, मतलब पत्तों पे लिखी हुई इस तरीके की होती थी, ज़्यादा लोगों के पास जाती भी नहीं थी, ज़्यादा लोग पढ़ भी नहीं पाते थे, संस्कृत वगैरह में लिखी होती थी, या ऐसी भाषा में जो नॉर्मल, जिसे हम प्राकृत भाषा नहीं कहते, तो बहुत सारे लोग इसे एक्सेस नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही संचार आगे बढ़ा और इस तरीके के अलग अलग जरिए आने लगे, तब जो ऑर्डिनरी आदमी है, जो लिख पढ़ सकता है या थोड़ा बहुत जानता है, या फिर जो दूसरों को बता सकता है, उसने जब ये सब सुना, देखा, और ऐसे लोगों ने जब लिखा, तब अपनी भाषा में, जैसे अगर आप केरल की बात कर रहे हैं तो हो सकता है मलयालम में ये सब चीज़ें लिखी गई हो, तो वो समझने लगे, जानने लगे। अब चाहे वो सोशल इशू हो, जिसे हम सामाजिक इशू कहते हैं, पॉलिटिकल हो, राजनीतिक हो, या फिर इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, आर्थिक तौर पे रिलेटेड हो, या रिलीजियस हो, धार्मिक, अब इसमें डिबेट होने लगी। लेकिन मतलब लोग जो है वो आपस में बात करने लगे, अब बातचीत शुरू हुई, इसने कहा ये सही नहीं है, इसने कहा ये गलत है, और आपस में एक निष्कर्ष निकलने लगा। और ऐसे नहीं कि आदमी आदमी कर रहे थे, औरतें भी थी, एज वेल एज विमेन, सब औरतें भी बात कर रही थी। और ये डिबेट कौन शुरू करता था? आजकल के ज़माने में भी अगर आप किसी रिलीजियस कुछ बोल दें, या धार्मिक बोल दें, या सामाजिक तौर पे बोल दें, तब आपको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ता है। आपके घर में जो गवर्नमेंट है वो कुछ करवा देगी, या आसपास के लोग आपका बहिष्कार कर देंगे, या आपको अच्छा नहीं माना जाएगा, यार ये तो ऐसा आदमी है। अब उस ज़माने में कौन करता था? आम आदमी तो नहीं कर पाता था। लेकिन कई ऐसे समाज सुधारक रहे, कई ऐसे रिफॉर्म करने वाले रहे, उन्होंने ये सब डिबेट शुरू की, बातचीत शुरू की। और ऐसे एक समाज सुधारक जो परिवर्तन लाना चाहते थे, वो नाम है राजा राम मोहन रॉय। 1772 से 1772 से लेकर ये 1833 की बात मैं कर रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको 19वीं शताब्दी की शुरुआत की बात की। राजा राम मोहन रॉय साहब, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया लोगों का जो लाइक माइंडेड थे, और उनको मिला के एक ब्रह्मो सभा बनाई। ध्यान रखिए, इन्होंने जो बनाई थी ब्रह्मो सभा, ये सवाल पूछा जाता है फिर उसमें एमसीक्यू में, कि ब्रह्मो सभा बनाई इन्होंने, समाज नहीं बनाया, सभा बनाई। बाद में ये ब्रह्मो समाज बना कलकत्ता में। पहले उन्होंने ब्रह्मो सभा बनाई थी, ध्यान रखिएगा ना, कलकत्ता में बनी थी, ये भी सवाल पूछा जाता है। ओके, तो ये रॉय साहब जो थे, उनको समझ में आ गया था, उनको लगने लगा था कि भाई जो समाज में कई ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी रीतियां जो कुरीतियां बन गई हैं, ऐसी चीजें जो धर्म ना बोलता है ना सिखाता है, और लोग कर रहे हैं, और लोग भेड़ चाल में करते हैं। आपको जो घर में सिखा दिया गया होगा, आपने कभी किसी से क्वेश्चन किया, माँ बाप से क्वेश्चन नहीं कर सकते, थप्पड़ पड़ जाता है। जब आप बड़े होते हैं तो माँ बाप से छुपा के चीज़ें करते हैं, क्योंकि आप अपने बड़ों को नाराज़ नहीं करना चाहते, समाज को नाराज़ नहीं करना चाहते, इसलिए आप सवाल नहीं पूछते। इन्होंने सवाल पूछे, क्यों? क्योंकि इनको सोसाइटी में लग गया था कि कई ऐसी अनजस्ट मतलब होता है कि जो जस्टिफाइड नहीं है, आप उसका लॉजिक नहीं निकाल सकते, क्या है ये, क्यों कर रहे हैं आप। तो इन्होंने कहा ये सबको तो हटाना पड़ेगा, है ना। अब इनकी कोशिश ये थी कि जैसे पहले हम मोबाइल फ़ोन के बारे में सोचते भी नहीं थे, आज हम सबके हाथ में स्मार्टफोन है। किसी ने कहा कि स्मार्टफोन मत लो क्योंकि हमारे समाज और संस्कृति के खिलाफ है, कभी किसी ने नहीं कहा, कभी किसी ने कहा। तो हमने चेंज लाया है ना अपने में। तो जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको आंख बंद करके, आंख मूंद के
हम फॉलो करें वो ठीक नहीं है। हमें वो सब चीज़ें जो गलत है उसको हटाना पड़ेगा, उसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी। देखिए, इनका ये सोचना था कि अगर वेस्ट वर्ल्ड है, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है या पश्चिमी एजुकेशन है, इसी ने तो उन लोगों को आगे बढ़ाया है, इसलिए तो एडवांस हो रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ आप देखिए महिलाओं की स्वतंत्रता मिल रही है, जिसे हम फ्रीडम कहते हैं, महिलाओं को इक्वालिटी मिल रही है, समानता मिल रही है, ये जो यहाँ पर फ्रीडम और इक्वालिटी की बात हुई है। तो वेस्टर्न एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने कहा कि, या इन्होंने समझा कि औरतों का हिंदुस्तान में क्या काम है। पहले तो पैदा होते ही फिर शादी हो जाती है, शादी होती है वो पति के पास जाती है, उसके बाद जो शादी के बाद होता है बच्चे पर पैदा हो जाते हैं, उसके बाद ये बच्चों का ख्याल रखती है, पति का ख्याल रखती है, सास बहू का ख्याल रखती है, सास वगैरह का, घर का काम करती है, घर से बाहर नहीं जाती है, कोई एजुकेशन नहीं है। एक औरत भी तो एक आदमी जैसी है, वही खाती है, वही पीती है, और उसी तरीके से उसका दिमाग होता है। और आज हमने प्रूफ देख लिया, जैसे मैंने अब हमारे प्रधानमंत्री का नाम लिया, हमारे जो नासा के वैज्ञानिक है उसमें हिंदुस्तानी महिला हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम, पायलट्स महिला हैं, आर्मी में महिलाएं हैं, कहाँ नहीं महिलाएं, जितनी भी बड़ी बड़ी हमारी फर्म्स हैं उनकी सीईओ, आईसीआईसी बैंक के सीईओ या बड़े बड़े जगह देख लीजिए, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला जी महिला है। तो ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने, ऐसी ऐसी महिलाएं जो थी कुछ लायक, उसको तो हमने आने ही नहीं दिया, उनको एडुकेट होने नहीं दिया। बस किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन, बेडरूम से किचन, किचन से बेडरूम, बस यही काम है, डोमेस्टिक काम में फंसा दिया उनको, ऐसा इनका मानना था। सबसे बड़ी बात थी कि एक औरत की क्या गलती होती है अगर उसका पति मर जाए, देहांत हो जाए। एक आदमी की भी कोई गलती नहीं होती कि औरत मर जाए, है ना, ये तो जिंदगी है, अब ऊपर वाले ने जो लिखा वो तो होगा। तो रॉय साहब ने ये कहा कि एक लेडी, और ये जेंट्स है, एक लेडी, एक औरत जब उसका पति मर जाता है, when he dies, उसके बाद एक औरत का जो हाल होता है हमारे समाज में, उस जमाने में, आज तो बहुत अच्छा है, आज तो महिलाएं आराम से मतलब बढ़िया अपनी शादी करती हैं, एक दो जितना भी है अपना मनपसंद साथी चुनती हैं, बहुत ऐसी जिंदगी हो गई है जो हम पहले नहीं सोच सकते थे। तो ये जो महिलाएं उस जमाने में विधवा हो जाती थी, उनका हाल बहुत बुरा था, इतना बुरा हाल, जैसे एक लेडी है, कुछ नहीं काम उसको आता, वो अगर पति उसका मर गया तो क्या करेगी, अब अपने और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, बताइए आप मुझे बताइए, कमेंट में बताइएगा कि एक आदमी मर जाए तो औरत को कुछ नहीं आता तो वो क्या करे। यही चीज इनको समझ में आई। अब सबसे बड़ी बात है कि रॉय साहब कोई छोटे बड़े आदमी नहीं थे, इनको संस्कृत, फारसी, पर्शियन, अरे तमाम तरीके की लैंग्वेज, इंडियन हो, यूरोपियन लैंग्वेज हो, सब भाषाओं में पारंगत थे। और इन्होंने क्या किया कि एक तरीका अपनाया, इन्होंने ये कहा कि जो आप सती प्रथा अपना रहे हैं, यानी कि जिसे विडो बर्निंग कहते हैं, कि पति के साथ जब ये पति मर जाए तो पत्नी को भी इसके साथ जला दो। इन्होंने क्या किया कि पुराने एंशिएंट टेक्स्ट निकाले, प्राचीन जो हमारे टेक्स्ट है, क्योंकि धर्म को लेके आदमी बड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है, धर्म पे किसी की आंच आई तो मारने काटने को तैयार हो जाता, पता नहीं क्यों ऐसा है। इन्होंने क्या किया, धर्म का ही सहारा लिया। कैसे सहारा लिया, इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट निकाला और वो लोगों को दिखाया कि देखिए साहब, यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया है कि आप विडो को बर्न कर दे, जला दे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें, आप तो गलत कर रहे हैं। अब ये जब बात आई, और क्योंकि बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल हिंदुस्तान जब आए तो उन्होंने ये सती प्रथा देखी और इस तरीके से प्रथा देखी। यहाँ पर एक प्रथा दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या हो रहा है कि एक रिचुअल वर्शिप है, मतलब एक रिलीजियस वर्शिप है, धार्मिक अनुष्ठान या कहें एक प्रोसेशन या फिर एक मेला है, जिसमें ये जो आदमी है, ये आदमी है, इसने अपने पीठ पे कुंडा मतलब इस तरीके का लोहा का यूं फंसा लिया है, पीठ में खून निकल रहा है और फिर वो इससे लटक गया है। ये देखिए, ये दोनों आदमी लटके हुए हैं। आप सोचिए आपके पीठ में एक लोहे की एंगल घुसा दी जाए और आप इस पे लटक रहे हैं। जब कोई आदमी इसे देखेगा, बाहर का खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड का, तो वो क्या कहेगा कि भाई ये तो बड़े बार्बरिज्म है यार, ये क्या कर रहे हैं लोग यार, हैं भगवान के नाम पे, रिलीजन के नाम पे कर क्या रहे हैं लोग। वो लोगों ने सोचा, कहा। तो फिर जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो देख तो रहे थे। अब राजा राम मोहन राय साहब ने ये बातें कही, उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट दिखा दिया, तो लोगों को मानना ही पड़ा भाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल जो हिंदुस्तान की
सभ्यता या रीति रिवाज जो गलत थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रिटिश ने सब चीज़ों को गलत कहा, क्योंकि ऐसे कई लोग आए जिन्होंने इंडियन ट्रेडिशन कस्टम को बहुत बहुत अच्छा माना। तो इन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय साहब, मैंने कहा बहुत सारे पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। तो इनके कहने पर या इनकी बात को सुन के, रिपीटेड आदमी थे ना ये, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 1829 में सती प्रथा को बैन किया गया। कब किया गया? 1829 में। कौन थे इसके धावक जिन्होंने परचम आगे लेके दौड़े? राजा राम मोहन राय, राइट। अब इन्होंने एक बढ़िया काम किया था। इन्होंने क्या किया कि जो पुराने उपनिषद है, पुराण है, जितने भी जिस पे भी क्योंकि हमारा देश तो हिंदू पॉपुलेशन सिटी है, कंट्री है, तो उन्हीं के चीज़ें उन्हीं के सामने लाके रखी। तो ये बाकी लोगों ने भी अपनाया। जो बाद के जो रिफॉर्मर थे, सेम लॉजिक, सेम स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई। तरीका क्या था कि जो भी चीज़ हार्मफुल थी, जैसे इस तरीके की चीज़ थी, है ना, और कई ऐसे हार्मफुल चीज़ें थी जो लोगों को नुकसान पहुंचाती थी, लोगों के साथ अन्याय करती थी, खासतौर पे औरतों के साथ, खासतौर पे बच्चों के साथ, इनके साथ, और निम्न जाति के जो लोग हैं उनके साथ तो हो ही रहा है। तो इनके खिलाफ जो एक कुरीतियां चल रही थी, जिससे इन लोगों को बगैर कुछ, क्योंकि एक देखिए, आपको मानना तो पड़ेगा, एक औरत स्ट्रांग तो होती नहीं, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती है, तो आदमी दबा देता है उसको। एक बच्चा बेचारे को समझ ही नहीं होती है, आदमी दबा देता है। तो आदमी ही तो जड़ है हर चीज़ की। आदमियों को बताया है इन्होंने, और कई लोगों ने समझाया कि ये जो पुरानी चीज़ें हैं उनको उन्होंने सेक्रेड टेक्स्ट, मतलब जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनको दिखाया और बताया कि देखिए साहब, आप जो ये कर रहे हैं ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। आप मुहर्रम में देखते हैं लोग या अली करके अपने पीठ पे, अपने चेस्ट पे अपने आप को काटते हैं, तलवार मारते हैं। अब रिलीजियसली वो उनके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन अगर हम बैरबरिज्म देखें कि अपने आप को चोट पहुंचाना या किसी को मारना काटना, ही तो गलत ही है ना। तो देखिए इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया, और इसके साथ जो बाद में लोग आए उन्होंने भी यही काम किया। जैसे अगर मैं इनका नाम लूँ, ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने भी यही किया, पुराना ग्रंथ उठाया, पुराने उपनिषद और पुराण उठाए, उसमें बता दिया कि भाई ये जो विडोज हैं जिनका पति मर गया है, वो उनको रीमैरी करा सकते हैं, उनको शादी करवा सकते हैं आप। ओके, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये काम किया, तो उनकी ब्रिटिश ऑफिशियल ने बात सुनी, और फिर 1856 में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये डेट याद रखनी है आपको, जो विडोज रीमैरिज एक्ट पास हुआ कि अगर किसी का पति मर गया है तो वो दोबारा शादी कर सकती है, उसमें कोई लॉ में गलती नहीं है। अब हम थोड़ा उत्तरार्ध में आते हैं, किसके? 19th सेंचुरी के। ठीक है, इसमें क्या हुआ? अच्छा, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, ये एक जगह हो रहा होगा तो दूसरी जगह बातें नहीं पहुंचती थी, पहले मोबाइल और ये इंटरनेट तो होता नहीं था। तो ये जो विडो रीमैरिज की बात है ना, कि महिलाएं हैं जिनका पति मर गया है, उनको दोबारा शादी करनी है, ये आगे भी बात पहुंची। तो अगर 4 प्रेसिडेंसी थी हमारी, अंग्रेजों के समय 4 प्रेसिडेंसीज थी, उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी भी थी। तो इसमें जो तेलुगु भाषी रीजन है, वहां पर एक बहुत बड़ा नाम हुआ, कंडूकुरी वीरेशलिंगम। नाम याद रहेगा आपको, वीरेशलिंगम पांतुलु। इन्होंने एक संगठन बनाया, एसोसिएशन बनाया, और इन्होंने बहुत विडो रीमैरिज यानी विधवा का पुनर्विवाह, इस पर बहुत बड़ा काम किया। चलिए नॉर्थ पे आते हैं। ये साहब देख रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है, इनको भी याद रखना है आपको, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या किया, ध्यान रखिएगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की? दयानंद सरस्वती साहब ने। कब की? 1875 में। और इनका बेसिकली काम ये था, इनका सोच ये थी कि भाई जो हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है, इसको थोड़ा सा हमको थोड़ा क्लीन करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें गड़बड़ चीज़ें घुसा दी। तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, और इन्होंने कहा विडो रीमैरिज तो होनी चाहिए, औरतों का पुनर्विवाह जरूरी है, वह कैसे जिएंगी? उस जमाने में तो औरतें काम भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी कानून पास हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद भी इनकी शादी वैसे ही लड़कियां नहीं कर पाती थी, और अगर कर भी लेती थी तो समाज उन्हें मानता नहीं था, क्योंकि समाज जो था ना रूढ़िवादी था, कॉन्जर्वेटिव था। वो ये नए लॉ, नया जो कानून पास हो उसको मानने नहीं चाहता था। आप देखिए कोई भी कानून आता है, लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं, अच्छाई बुराई देखते नहीं उसकी। यहां पर एक बहुत अच्छी बात कही है
रॉय साहब ने क्या किया कि पर्चे बांटे, और पर्चे बांटे उसमें क्या किया, ऐसे लोगों के बारे में बताया जो सती प्रथा के समर्थन में थे, और कई जो थे वो सती के विरोध में थे। तो जो सती के समर्थन में थे वो कहते थे कि देखिए औरतें जो होती हैं वो उनको समझदारी नहीं होती, बेवकूफ़ होती, इन्फीरियर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनका कोई ज़िंदगी का आयाम नहीं है, कोई सोच नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि उन पर विश्वास नहीं किया जाता। औरतों को छोड़ेंगे तो वो गलत हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है उनके पतियों की, तो उनको भी मरना ज़रूरी है, उनको मार दिया जाए या फिर वो खुद ही मर जाए, फिर हम उनको सदाचारी कहेंगे, फिर उनकी हम पूजा करेंगे, है ना। तो ये है कि अगर वो निकलती है किसी तरीके से, आग से निकलने के चांसेस है, तो हम क्या करेंगे, लकड़ी के साथ उन्हें बांध देंगे। ये वो लोग थे जो सती का समर्थन करते थे, और जो सती का समर्थन नहीं करते थे उन्होंने कहा कि यार ये क्या कह दिया आपने, औरतें बेवकूफ़ होती हैं, औरतें काम नहीं कर सकती, उनके कोई ज़िंदगी का आयाम नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई ध्येय नहीं है। आपने कभी उन्हें अपॉर्चुनिटी दी, कभी मौका दिया आपने उनको? वेस्ट में हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सारे के सारे आदमी चले गए थे लड़ने, तो काम करने के लिए कोई था नहीं, तो औरतों को बुलाया गया, मजबूरी थी, और औरतों ने ऐसा काम किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो ऑफिस के काम थे, कि मानना पड़ा लोगों को कि यार औरतें तो ज़बरदस्त काम करती, आदमी कहीं टिकते नहीं उनके सामने। तो इन्होंने कहा कि पहले आप उनको कोई मौका तो दीजिए, आप तब ये बात करिए, एक बार उनको करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अगर वुमेन औरतें शिक्षित हो गई तो वो कौन इन्फीरियर है, कौन सुपीरियर है, ये बात की बात है। देखिए मैं कभी नहीं मानता कि औरत और आदमी में कोई अंतर है ना, सब हार्ड मास के बने हुए हैं, सबके दिमाग है, सबके दिल है, सबको काम मिलना चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सब बराबर है, मेरा ये मानना है। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, औरतें स्कूल जाती हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम अगली बार, ठीक है। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।